Hello everyone, welcome back to the Hindu Explainer सीरीज। और मेरा नाम है सचिन पाटिल। आप हम सब डिस्कशन करेंगे आज के संडे न्यूज़पेपर को 3 अक्टूबर। और आज के पेपर में कुछ खास नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने उसे अंडरलाइन कर लिया है ना। और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम न्यूज़पेपर पे ही आज के उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने किसी भी तरीके की इसमें पीपीटी क्रिएट नहीं करी है। तो जो भी डिटेल है हम इसी में कवर अप कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 7 आउट ऑफ 106 नेम्स सजेस्टेड, और ये कौन कह रहा है? हाई कोर्ट जजेस क्लियर्ड सो फार, सीजेआई कह रहा है। यानी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मन मैराथन जो मन था उसको लेकर के बात यहाँ पे एनवी रमना जी ने कही थी कि जो हमारा लास्ट मंथ रहा है वो किस तरीके से रहा है। ठीक है। उसमें ये कहा था कि हमने कॉलेजियम सिस्टम के तहत काफी सारे नाम को अप्रूवल दिया था। हमने उसके बारे में सजेशन दिया था कि ये नए नाम हैं, नए जजेस हैं। हाई कोर्ट के अंदर इनके रिक्रूटमेंट को लेकर, उनके ट्रांसफर को लेकर के, रीट्रांसफर को लेकर के, तो ये सारी बातों को लेकर के इसमें चीजें बताई गई हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है वो हम लोग काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं। ये तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कितने फेजेस रहे हैं, कितने केसेस रहे हैं कॉलेजियम को लेकर के। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, क्लियर। और उनके आर्टिकल भी आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अभी भी इतनी सारी चीजें करने के बाद में अभी भी स्टेट्स के अंदर ये सीट वैकेंट है, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे कुछ डेटा या वैकेंसीज की बात की गई है कि गुजरात के अंदर कुछ लगभग इतनी सीटें हैं, त्रिपुरा के अंदर हैं, केरला के अंदर हैं, हिमाचल प्रदेश, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्लियर। उसके बाद में आंध्रा है, दिल्ली है, उड़ीसा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है कि कहीं ना कहीं अभी भी वैकेंसीज हैं, खाली हैं, तो इनको फुलफिल किया जाए। और करने का तरीका क्या होगा ये हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। कॉलेजियम सिस्टम के तहत यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्लियर। वहीं पर अब दूसरे तरफ जाए आर्टिकल में, तो ये एक आर्टिकल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है न्यू रूल टू क्लियर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, जिसके बारे में आज से कुछ टाइम पहले चर्चाएं बहुत चल रही हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, इसको लेकर के क्यों इतने चर्चाएं हुई। तो देख सकते हैं कि जो भी कंपनीज आई थी उन्हें भारत के अंदर टैक्स देना होता था, है ना। क्योंकि वो आएंगी, बिजनेस करेंगी, तो उसको एक तरीके का टैक्स पे करना होगा, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहा जाता है। तो कंपनीज ने कहा कि भाई कि हम आपको टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये तो बताइए कि ये टैक्सेस कब से देना है, कब आपके एक्ट को फॉलो किया गया था, या कब आपने इसको अप्लाई किया गया था तब से हमें टैक्स देना है। मान लीजिए कि अब कोई कंपनी 2007 में आई है, जैसे कि वोडाफोन यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद में कैन जो दिख रही है कंपनी, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि भाई कि ये कंपनीज तो बहुत पहले इंडिया के अंदर आ गई थी, तो उनको ये टैक्स जो ये भर रहे थे, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो भारत ने अप्लाई किया था भारत में, वो 2012 से किया था। लेकिन अब कुछ कंपनीज तो 2007 से आ चुकी हैं भारत के अंदर, तब भी उनका ये टैक्स उन्होंने लिया है ना। और इंटरेस्ट भी वसूला है, लेट हो गए थे तो उनके इंटरेस्ट भी वसूले गए हैं उसके साथ में। तो 2012 में कि इस टैक्स को लेकर के बहुत सारा आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है यूएन का, उसके अंदर इसको लेकर के काफी सारे केसेस गए। तो उसमें क्या हुआ कि भारत की सरकार इन केस को हार जाती है, और उसमें एक निर्णय ये लेना पड़ता है कि भाई कि जिन कंपनी से हमने 2000 पहले से रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट जो हमने वसूले हैं उनको हम रिटर्न करेंगे, उनके उनके इंटरेस्ट को भी हम चुकाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे कही गई। सरकार के द्वारा उनके कुछ नियम बनाए गए हैं कि भाई कि नए नियम के आधार पर हम उन्हें उन पैसे को वापस रिटर्न करेंगे। तो ये है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। समझ में आ गया है आप लोगों को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स 2012 में सरकार ने भारत के अंदर लगाया था उन कंपनीज के लिए, उन विदेशी कंपनीज के लिए
जो भारत के अंदर बिजनेस कर रही है। क्लियर। लेकिन इसमें यह कहा गया कि उन कंपनीज को जब वो भारत में आई है, देखिए 12 से पहले जो कंपनी भारत में आई है उनसे उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर का भारत के अंदर टैक्स वसूला जा रहा था, जिसको लेकर के केसेस चल रहे थे, जिसमें सरकार हारी भी है इस केस को लेकर के, और उन्होंने उसको ये कहा है कि भाई कि जो पैसा हमने उनसे पहले का वसूला था उसको हम रिटर्न करेंगे। ये है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, विक्रांत टू सेल आउट फॉर द फेज टू ट्रायल, मतलब विक्रांत जो है, जो कि एयरक्राफ्ट शिप है, जिसके बारे में करियर है, विक्रांत नाम है, इसके बारे में कहा गया है कि इसका जो सेकंड ट्रायल है ये चल रहा है, और इसके बारे में ये कहा गया है कि ये बहुत ही जल्दी कमीशन हो जाएगा भारत में, भारत की नेवी के पास में ये आ जाएगा 2022 अगस्त तक का, ये बात कहा गया है। इसको भारत के अंदर ही तैयार किया गया है, ऐसा माना जाता है कि फुली इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय द इंडिया। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें जो हेल्प है ये रशिया के द्वारा, रशियन टीम के द्वारा की गई है। मतलब जो विक्रांत एयरक्राफ्ट जो कैरियर है, इसको रशिया के कोलैबोरेशन के साथ में बनाया गया है, जिसमें से 76% का जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत का है। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर हो रही है मेरी ये सारी चीजें आप लोगों को। उसके बाद में यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि भाई कि इसको चेन्नई के अंदर प्रिपेयर किया गया है, यहाँ पे ये चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, इसको कहां पे प्रिपेयर किया गया है, तो चेन्नई के अंदर इसको प्रिपेयर किया गया है। तो ये है एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भाई क्या इससे पहले भी भारत के अंदर ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके नाम आपको बताने हैं कि भारत में इससे पहले और कौन कौन से एयरक्राफ्ट यहाँ पर थे, है ना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसके बारे में हमने लास्ट जो पेपर है उसमें यही कहा था कि नरवाने जी ने ये कहा था कि दोनों देशों के बीच में बाउंड्री टॉक्स करानी चाहिए, और उसी में ही ये सारी चीजों को लेकर के हमें फैसला होगा, निर्णय निकलेगा कि हमें जो डिसएंगेजमेंट है उसको हमें करना होगा। हमें हमारी आर्मीज को पीछे करना होगा, चाइना को भी अपनी आर्मीज को पीछे करना होगा। तो ये लास्ट ईयर से अभी तक कितनी बार ये बाउंड्री टॉक्स हो चुकी है, कितने राउंड की ये टॉप हो चुकी है, तो इंडिया चाइना लाइकली होल्ड द 13th राउंड टॉक है, जिसको कराया जाएगा नेक्स्ट वीक। ऐसा कहा है हमारे आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, और मैंने आपको मैप में भी क्लास में समझाया था कि किस तरीके से जो हालात हैं वो बने थे फिंगर्स को लेकर के, रिवर को लेकर के। अब जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि वो कौन सी रिवर है जिसको लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। मैं रिवर की बात कर रहा हूं, ना कि लेक की बात कर रहा हूं। लेक में आपको बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द एफटीए कैन बी द सरपास्ड। यहाँ पे हमने लास्ट पेपर में भी इस चीज को लेकर के डिस्कशन किया था कि ये कहा गया था कि दिसंबर 2022 तक का जो हमारा टारगेट है डबल करने का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, एफटीए को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। बायलैटरल ये एक तरीके का एग्रीमेंट है, ट्रेड है, जिसको इन दोनों मिनिस्टर्स के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा हम बायलैटरल जो ट्रेड है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको हम बढ़ाएंगे। और 52 जो ऑस्ट्रेलियन बिलियन डॉलर के साथ में इसको किया जाएगा, इसको डबल किया जाएगा, यहाँ पे ये बात कही गई है। इसके बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो चीफ हैं, जिनका नाम है जो मालदीवियंस हैं, मालदीव से ये बिलोंग करते हैं, अब्दुल्ला शाहिद जी, इन्होंने कहा है कि आई गॉट कोविशील्ड, आई हैव सर्वाइव। और ये कह रहे हैं कि मैंने भी कोविशील्ड वैक्सीन ली है और मैं अभी तक जिंदा हूं। मतलब अभी जिस तरीके के हालात आप लोग को देखने को मिल रहे थे इंडिया और यूके के अंदर, और खास करके ऐसा बहुत सारे न्यूज में ये सुनने को मिला था, चर्चा में था कि भाई कि कोविशील्ड को लेकर के कि भाई बहुत सारे बैन करने वाली यहाँ पे न्यूज आई थी,
क्वारंटीन को लेकर की न्यूज थी, है ना। फिर हमने टिट फॉर टेट खेला कि भाई कि अब उन वो भी वहां से जब यहाँ पर आएंगे तो उनको किसी भी तरीके से यहाँ पे क्वारंटाइन 10 दिन के लिए होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा है मोहम्मद शाहिद के द्वारा, क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो इस चीज को लेकर के इन्होंने ये बात यहाँ पे बताई है, ऐसा कुछ ज्यादा खास इसके अंदर नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं, मोदी जी ने ये कहा है कि जल जीवन मिशन के द्वारा कवर्ड किया गया 1.25 लाख विलेजेस सिंस 2019, ये रिकॉर्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और ये कहा गया है कि 5 करोड़ हाउसेस के अंदर हमने पेयजल की व्यवस्था की है। यानी फिर वही चीज कि सरकार का है लक्ष्य 2024 तक देश के हर घर में नल से जल की जो स्कीम है, जल शक्ति मिशन के तहत, जल अभियान के तहत, जल मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत, उसमें ये आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं भाई। ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी के द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ये सारी बात यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, इसको लेकर के कौन सी हमने बात की थी, अमृत 2.0 को लेकर के यहाँ पे बात की थी। फिर उसके बाद में एंग्री ताइवान स्लैम्स, जो कि चाइना को ये कह रहा है अग्रेशन जो दिखा रहा है, वो आपको मैंने लास्ट पेपर में भी ये बताया था कि किस तरीके का चाइना का जो इंकर्जन है वो ताइवान के अंदर बढ़ता जा रहा है। चाइना दुनिया को ये कहता है कि भाई ये एक कंट्री टू सिस्टम है, तो ताइवान कहता है कि साहब हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि चाइना अलग है और ताइवान अलग है। चाइना माने तो माने, लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते हैं, ये ताइवान का कहना है, ताइवान की गवर्नमेंट का कहना है। और मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी काफी डिटेल भी दी थी। अब आप लोग को मुझे बताना है कि ये एशिया की कौन से नंबर की इकोनॉमी है, ताइवान के बारे में आप लोगों को आंसर करना है, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल बताई थी न्यूज़पेपर के अंदर। क्लियर, यहाँ पे अब आइए, क्योंकि एडिटोरियल पेज नहीं आता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वाला क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई इज द गवर्नमेंट अगेंस्ट द कास्ट सेंसस, क्यों अगेंस्ट है। तो यहाँ पे इस बात को पूछा गया है, कहा गया है, तो भाई इसमें सरकार का वही कहना है कि 2011 में भी हमने कास्ट वाइज सेंसस कराया था, जिसके आंकड़ों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, वो आंकड़े आज भी वैसे के वैसे ही रखे गए हैं। तो हमें कास्ट बेसिस पर कैलकुलेशन या सेंसस कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार कह रही है। अब सेंसस की बात करें तो मैंने आपको इसके बारे में भी काफी सारी हिस्ट्री बता दी थी कि सेंसस तो बहुत पहले से मुगल टाइम पीरियड के अंदर भी हमें आईने अकबरी के टाइम पीरियड में देखने को मिली है, जिस बुक को लिखा गया था अबुल फजल, जो कि नवरत्न थे अकबर। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब थी, उसमें भी सेंसस के बारे में लिखा गया है। 1830 का सेंसस जो था नॉन सिंक्रोनसली तरीके से ये ढाका के अंदर कराया गया था। फिर उसके बाद में 1837 के आसपास में इसको फिर भारत के अंदर कराया गया था। सिंक्रोनाइजली तरीके से जिसको कराया गया था वो था 1872 का पॉपुलेशन सेंसस, जिसको लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया था, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन इसको हम काउंट नहीं करते हैं, काउंट तो कहां से करते हैं, 1881 का जो सेंसस था परमानेंट पॉपुलेशन सेंसस था, जिसको लॉर्ड रिपन के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। ये चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर, तब से लेकर के अभी तक 15th टाइम पॉपुलेशन सेंसस हो चुका है। आफ्टर इंडिपेंडेंट की हम बात करें, आजादी के बाद अभी तक कितनी बार हो चुका है, तो ये 7 टाइम हो चुका है, और अब जो सेंसस होगा वो 8th टाइम काउंट होगा। और ऐसे आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग कुछ 139 करोड़ की आबादी निकल करके सामने आएगी, जिसके डेटा को प्रस्तुत किया जाएगा 2024-25 में, ये कहा गया है। और ये पहली ऐसी सेंसस होगी जिसको डिजिटली तरीके से कराया जाएगा, यानी ये एक तरीके की पेपरलेस सेंसस होगी भारत के अंदर पहली बार।
क्लियर। चलिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है सेंसस को ही लेकर के, कि सेंसस कितने साल में ऑर्गेनाइज करा जाती है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अ, सबसे ज्यादा 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। अगला, इसके अलावा आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है। क्लियर। और अगला क्वेश्चन का आंसर ये देना है आपको कि भारत की वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां की पॉपुलेशन सबसे कम है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर। तो ये है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग जितना भी था जिसको कवर अप किया गया था। आज के पेपर में कुछ खास नहीं था क्योंकि बहुत सारी न्यूज ऐसी थी जिसको हमने पहले भी डिटेल्ड में चर्चा करी है, इसलिए मैंने इसको लेकर के कोई खास इंतजाम नहीं किया था, पीपीटी नहीं बनाई थी, क्योंकि इसको लेकर के हम पहले भी क्लासेस के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये था एनालिसिस, जो यहीं तक ही है। इसके बाद हम फिर मिलेंगे अगले एनालिसिस सेशन में। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।